हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 8वीं की साइंस इंग्लिश मीडियम में। आधा चैप्टर समथिंग पढ़ा दिया गया है और बाकी का जो बचा हुआ है वो हम पढ़ा रहे हैं। पहला लेसन था 8वीं का इंग्लिश मीडियम का, तो आज पढ़ाते थे सिलेक्शन ऑफ सीड्स। यहाँ से पढ़ाना है, यानी कि बीजों का चयन करना। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को पढ़ाना था। इसमें लिखा है वन डे आई शॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल एंड प्योर सम वाटर ऑन देम। एक दिन मैंने देखा कि मेरी माँ बीजों को पानी में डाल रही थी। उन्होंने डाला। आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप, मतलब पानी के ऊपर। कुछ टाइम बाद मैंने देखा तो बीज जो थे, जो ग्राम के बीज थे चने के, वो पानी के ऊपर तैरने लगे। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। मैंने सोचा पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। एक्टिविटी 1.1 टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑन इट विद वाटर। एक बीकर लेना है, उसमें आधा पानी भरना है। पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्प्रिल वेल बेट ऑफ सम टाइम। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। तो मैंने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में जो आधा पढ़ाया उसमें बताया था पानी में डालने का मतलब, डालने का तात्पर्य ये होता है कि बीजों को चेक करना। जो नीचे होते हैं वो मतलब सही है, और जो ऊपर तैरने लगते हैं वो खोखले हो जाते हैं, अंदर से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ऊपर आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और heavier than those which slink? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter, therefore they float on water. कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वो हल्के या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के हो जाते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। दिस इज ए गुड मेथड फॉर स्प्रेडिंग गुड हेल्दी सीड्स और डैमेज्ड। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह अच्छी विधि है। मतलब अच्छे जो बीज होते हैं वो पानी में बैठ जाते हैं, जो खोखले होते हैं, खराब हो जाते हैं, वो ऊपर फ्लोट यानी कि तैरने लगते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स यानी कि परंपरागत औजार, मतलब जिससे खेत की जुताई बुआई करते हैं, वो उसको टूल्स बोलते हैं। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through two or three pipes having sharp ears. These ears pierce into the soil and place seeds there. परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वालों पाइप से गुजरता है। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। मतलब पाइप का नुमा होता है, बीज जैसे चलता रहता है, पाइप नीचे मिट्टी में होती है, चलता रहता है, तो उसके ऊपर बीज डालते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा करके वो मिट्टी में बीज जो है वो दबता चला जाता है और आगे से धीरे धीरे जाता रहता है। उसके बाद है आप लोगों का seed drill. Seed drill. Nowadays the seed drill figure 1.2b is used for sowing with the help of tractor. ठीक है, जैसा कि फिगर 1.22 में दिखाया गया है, बीजों की बुआई हो रही है ट्रैक्टर के द्वारा, बाई ट्रैक्टर। The sow the seeds uniformly the equal distance and depth. It ensure that seeds get covered by the soil after sowing. The protect seeds from the being eaten by birds. Sowing by using a seed drill save time and labor. इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। मतलब ट्रैक्टर से जो बुआई करते हैं, पहले था बैल के द्वारा जुताई होती थी तो उसमें बहुत टाइम लगता था। ठीक है, तो अभी ट्रैक्टर से होती है, ट्रैक्टर से जोते, बीज को डाले, फिर एक बार जोते, तो मिट्टी जो होती है बीज जो होता है मिट्टी पे ढक जाती है। तो इससे पक्षियाँ भी नहीं खा सकती हैं। जो चिड़िया होती है वो खा भी नहीं सकती हैं और ढक भी जाती हैं और समय की बचत होती है। उसके बाद है देयर इज
नर्सरी नियर माई स्कूल, मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वेयर केप्ट इन स्मॉल बैग, वाई आर दे केप्ट इन लाइक दिस। मैंने देखा कि छोटे छोटे पौधे थैले में रखे हैं, वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं। उसके बाद seeds of a few plants such as paddy are first grow in the nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plant and flowering plants are also grow in the nursery. धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है, पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित किया जाता है। मतलब पहले धानों के बीज जो है वो बोए जाते हैं, फिर जो छोटे छोटे हो जाते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े जब हो जाते हैं तो उनको उखाड़ा जाता है, उखाड़ने के बाद फिर से उनको मिट्टी में गाड़ा जाता है। कुछ वनीय पौधे और पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overwintering in plants. पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मतलब पास में बीजों को नहीं लगाया जाता, थोड़ा उचित दूरी होना आवश्यक है। अगर पास में रख देंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, यानी कि उनका विकास नहीं हो पाएगा। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सफिशिएंट सनलाइट, पौधों को सूर्य का प्रकाश, ऐसे पौधों को किस की आवश्यकता होती है, सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सोइल, पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है। एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरलोड। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दें। जैसे अगर मान लो हो भी जाते हैं, घने हो जाएंगे, तो उनको क्या करना चाहिए, बीच का पौधा हमें निकाल देना चाहिए ताकि उनकी उचित दूरी बरकरार रहे। उसके बाद है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद एवं उर्वरकता मिलाना। किसमें मिलाना, मिट्टी में खाद मिलाना। गाँव में आप लोगों ने देखा होगा। द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सोइल in the form of nutrition for the healthy growth of plant are called manure and fertilization. वह पदार्थ जिनमें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। Soil supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plant. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or follow. Imagine what happened to the nutrients. मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्राप्त करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली क्यों नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा, ठीक है। जिसे 1 by 1 करके एक सीड्स जो है, मतलब फसलों को तैयार करते हैं, कभी धान है, कभी गेहूँ है, फिर कुछ कर, फिर मतलब तो ये पोषक तत्व इतना कहाँ से प्राप्त करते होंगे, कहाँ से प्राप्त करते, क्योंकि किसान जो है वो टाइम पे खेतों में खाद डालते रहते हैं। Continuous cultivation of crop make the soil poor in nutrients. Therefore, farmer have to add manure to the field to replacing the soil with nutrients. The process is called manuring. Improper of insufficient manuring result in a weak plant. फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद डालते हैं। आपने देखा होगा खाद पड़ती है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। अपर्याप्त मतलब कम खाद, कम मात्रा में भी खाद नहीं देना है, ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा देने से फसल खराब हो जाएगी और कम देने से भी खराब हो जाएगी। मतलब बैलेंस होगा, बराबर रहना चाहिए। आप आगे देखते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। फार्मर डंप plant and animals waste in pits at open place and allow it to decompose. The decomposition is used by some microorganism. The decomposed matter used as organic manure. You have already learned about vermicomposting in class 6. खाद एक कार्बनिक
पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुओं द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। गांव में देखे होंगे जब गाय भैंस गोबर करती है तो उसको उठा के एक गड्ढा रहता है उसमें डाल दिया जाता है खुले में, तो ठीक है, तो उसमें कीड़े मकोड़ों द्वारा उसको डिकम्पोज करके और वो थोड़ी देर बाद वो एक खाद के रूप में तैयार हो जाता है। तो उसको बाद में किसान लोग क्या करते हैं, उसको खेतों में डाल देते हैं। ठीक है, एक्टिविटी है 1.2, एक्टिविटी आप लोग कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। Did plant in all these glasses grow at the same pace? Which glass showed better growth of plant? In which glass was the growth faster? क्या तीनों गिलासों के पौधे में वृद्धि की गति एक समान है? क्या किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है, किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक? ठीक है, ये एक्टिविटी पढ़ने के बाद ही उसमें 3 गिलास लिए हैं और उसमें तीनों में अलग अलग प्रकार की वृद्धि डालेंगे, तो किसमें वृद्धि तेज हुई किसमें कम हुई वही पूछ रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्युअल फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से किसी भिन्न उर्वरक का उत्पाद फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोर, पोटेशियम। ठीक है, गाँव में ये सब खादें उपलब्ध हैं जो खेतों में डाली जाती हैं। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizers and made to soil less. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated follow in between two crops. इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आती है। यह जल प्रदूषित का भी स्रोत बन गया है। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। अब जैसे खाद जो हम दुकान से ले आते हैं, ये इसमें बता रहे हैं मिट्टी भी खराब करते हैं और जल प्रदूषण भी पैदा करते हैं। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसान लोग जो गाय गोबर करती है, भैंस करती है, जो भी तो कोई गड्ढे में इकट्ठा करती है, थोड़ी देर बाद वो खाद बन जाती है, तो उसका यूज हमें ज़्यादा करना चाहिए। वो लाभदायक होता है, उससे कोई बीमारी भी नहीं होती है। उसके बाद है द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सोयल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रेटिंग कैपेसिटी। इट्स रिप्लेनिश द सोयल विद न्यूट्रिएंट्स। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्राप्ति पूर्ति हो जाती है। Another method of replacing the soil with nutrients is through crop rotation. मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। This can be done by growing different crop alternately. मतलब different crop मतलब अलग अलग फसलें alternate मतलब रुक के उगाना चाहिए। जैसे एक फसल उगाए इसका रुक करके फिर दूसरी फसल, कुछ टाइम रुक करके फिर दूसरी फसल उगाना चाहिए। Earlier farmer is northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat is the next season. This helped in the
replacement of the soil with nitrogen, farmers are being encouraged to adopt this practice. पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एवं ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। In the previous class, you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of roots and leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. पिछले कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। या फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उसके बाद आपका फर्टिलाइजर दिया गया, मैन्योर यानी उर्वरक और खाद दिया गया है। ठीक है, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद में दिया गया है मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रिड्यूस। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशोषण के विघटन से प्राप्त होता है। ये टेबल 1.1 आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम उसके नीचे आते हैं। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। उसका दिया गया एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मतलब खाद के लाभ। The organic manure is considered better than fertilizer this because जैविक खाद उर्वरक खाद की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है क्या है? अच्छा, जैविक खाद उर्वरक खाद में जो घर पे गाय गोबर ये वाला, ठीक है, जैविक खाद जो की दुकान चलाते हैं। एक नंबर पे पहला पॉइंट है इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल। इससे मिट्टी की जल धारणा क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरे पे इट मेक्स द सोयल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम इजी। दूसरे पॉइंट पे इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संगंध हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तीसरे पॉइंट पे है इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोवेव। इसके मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। लास्ट पॉइंट है इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोयल। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। उसके बाद दिया गया भाई आपका इरिगेशन, मतलब सिंचाई। ठीक है, सिंचाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है खेती करने में। सिंचाई कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी जिंदा रहने वाले जीवों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट अलॉन्ग विद वाटर। मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब प्लांट कंटेंट नियरली 90%। Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. Nutrients dissolved in water are transported to the each part of the plant. जीवित रहने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, सभी को पानी की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% भाग जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। बीजों को जैसे खेत पहले सींचते हैं, फिर जब पानी सूख जाता है, हल्की नमी रहती है, उसमें बीजों को भेजें तो अंकुरित हो जाए। लेकिन अगर खेत एकदम सूख जाए तो बीजों को फेंकेंगे तो अंकुरित नहीं होंगे। उसके बाद है वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ पोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोयल फॉर हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ। फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पीले मार्ग हवा में भरता रहता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। जैसे अगर टाइम पे आप जल नहीं देंगे तो फसलें क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी तो फसल नहीं होगी। ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एंड रेगुलरली इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। निश्चित अंतराल में खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है।
The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil, and season to season. In summer, the frequency of watering is higher. Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaf? सिंचाई का समय एवं बारंबारता यानी कि बार बार फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होती है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक, गर्मी में बार बार पानी देना पड़ता है। ऐसा क्यों है? या क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? उसका बाद दिएगा सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई का स्रोत, यानी कि स्रोत मतलब माध्यम, मतलब पानी आप कहाँ से लाते हैं या कहाँ से लाया जा सकता है और कहाँ से सींचा जा सकता है, खेतों में पानी कहाँ से। द सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम इरिगेशन आर, क्या क्या माध्यम है सिंचाई के? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम एंड कैनल। कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत। ठीक है। सिंचाई के ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के पारंपरिक स्रोत। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग टू द फील्ड। कुओं, झीलों, नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न। ठीक है। Cattle or human labor is used in these methods, so these methods are cheaper but less different. The various traditional ways are, मवेशी तो मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सबसे सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। मोएट यानी कि पुल्ली सिस्टम, नंबर 2 पे चैन पंप यानी कि घिरनी वाला, जिसमें घिरनी लगी थी गोल को, उसको खींच के निकालते हैं। दूसरा है चैन पंप। उसके बाद तीसरा है ढकली एंड राहट लेवर सिस्टम। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, ढेकली है, राहट है, राहट जैसे गांव में देखेंगे बैल से घूमते हैं, पानी ऐसे आता जाता रहता है। ठीक है, जैसे संक्षिप्त 1.4 से डी तक आपको, ए से लेकर डी तक आपको दिखाया गया। Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आप लोगों का मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब आधुनिक तरीका, सिंचाई करने का आधुनिक तरीका या विधियां कह सकते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड आर यूज आर फॉलो। सिंचाई का आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्यता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां सबसे पहले क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम, मतलब छिड़काव विधि। This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipe having rotating nozzle on the top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure, with the help of pump, it escapes from the rotating नोजल। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइप यानी कि नलों के ऊपर के सिरे पर घूमने वाला नोजल लगे होते हैं, ऐसे घूमता रहता है, पाइप निकलेगा, घूमता रहेगा, चारों तरफ पानी जाएगा। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमने लगता है, नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। इट्स गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट द रेनिंग, जैसे बरसात हो रही हो। स्प्रिंकलर वेरी यूजफुल लॉन ऑफिस प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप। ठीक है,
इसका उपयोग सिंचाई के लिए बहुत ही उपयोगी है, यह विधि बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। इसमें पानी की बचत होती है। दूसरा है आपका ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिराया जाता है। द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, मतलब डायरेक्ट जो है जड़ों पौधों की जड़ों में गिराया जाता है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड ड्राई सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, gardens and tree. Figure 1.5b. Water is not wasted at all. It is boon in regions which availability of water is good. जहाँ पे पानी की मात्रा की कमी होती है, जहाँ पे पानी कम मात्रा में पाया जाता है, वहाँ पे इस विधि का उपयोग ज़्यादा होता है। और इस विधि का उपयोग होना भी चाहिए क्योंकि पानी की बचत होती है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स। बीड्स मतलब होता है खरपतवार, प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा, यानी कि खरपतवारों से सुरक्षा, ठीक है। बूझो एंड पहेली वेंट टू द नियर बाई wheat field and saw that there were some other plant in the field growing along with wheat plant. बूझो पहली खेत में गए, गेहूं के खेत में गए, तो वहां उन्होंने देखा कि गेहूं की फसल के साथ साथ कुछ और भी पौधे उगाए हैं, ठीक है, उनके साथ उग गए हैं। इन ए फील्ड मेनी अदर undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. पौधों के साथ साथ कुछ अलग पौधे भी उगाते हैं जिनका हमें कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे पौधों को हम, जिनको हम उगाते नहीं, वो अपने आप उगाता है, नेचुरल प्रकृति के द्वारा उगाता है, उनको वीड्स बोलते हैं, कि खरपतवार बोलते हैं। आगे देखते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीडिंग कंपेक्ट with the crop plant from water, nutrient, space, the light. Thus, they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even the harvesting and may be poisonous for animals and human beings. खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं।